नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, चाहे BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी लोगों का हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है एग्रोनॉमी की, क्लास नंबर 4 है। 3 क्लास हो चुकी है, आज चौथी क्लास है। तो इसमें हम 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जो कि काफ़ी बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि कपास की रुई का वजन 20 ग्राम तथा बीज का वजन 30 ग्राम हो तो गिनिंग प्रतिशत कितना होगा? 50%, 35%, 33% या कोई नहीं? तो आप लोग गिनिंग प्रतिशत के निकालने के लिए गिनिंग प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? रुई का भार इंटू 100, ठीक है। इधर हो जाएगा बीज प्लस रुई, ठीक है। बीज प्लस रुई का वजन, रुई का भार, बीज प्लस रुई का भार, तब हमारा गिनिंग प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिनिंग प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पे देख लेते हैं रुई का भार कितना है। रुई का भार यहाँ पर दिया हुआ है 20 ग्राम, तो ऊपर लिखेंगे 20 और फिर पूछ रहा है बीज कितना, बीज का वजन 30 है, ठीक है, प्लस रुई का वेट कितना है 20 है, इंटू 100। तो इस हिसाब से हमारा निकल जाएगा कितना आ जाएगा? तो हमारा निकल के आ जाएगा ये 40%, ठीक है। आप लोग देख लेंगे निकाल के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। अगर यही डायरेक्ट पूछता कि मतलब रुई का गिनिंग प्रतिशत कितना होता है, तब हमारा आंसर हो जाता 33%, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछता कि मतलब गिनिंग प्रतिशत कपास में कितना होता है तो 33% हो जाता। यहाँ पे रुई का वजन दे रखा है, बीज का वजन दे रखा है, तब इस विधि से निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 40%, ठीक है। 40% कोई ऑप्शन में है नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है खाद होता है, कार्बनिक होता है, अकार्बनिक होता है या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही या उदासीन होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आता है तो बच्चे लोग गलती करके आते हैं। तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जितनी भी खादें होती हैं ये क्या होती हैं? कार्बनिक होती हैं, ठीक है। जो कोई भी खाद होगी तो जितनी भी खाद होंगी वो हमारी कार्बनिक खाद होंगी, और जितने भी उर्वरक होंगे, ठीक है, जितने भी उर्वरक होंगे वो क्या हो जाएंगे? अकार्बनिक हो जाएंगे, वो अकार्बनिक हो जाएंगे। लेकिन यूरिया और कैल्शियम साइनाइड, ठीक है, कैल्शियम साइनाइड, ये 2 चीज़ों को छोड़कर बाकी जितने उर्वरक होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? अकार्बनिक होंगे, और बाकी जितनी भी खाद होती हैं वो हमारी कार्बनिक होंगे, ठीक है। ये 2 अपवाद हैं, यूरिया और कैल्शियम साइनाइड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी खली में नाइट्रोजन अधिक पाया जाता है? आपको बताना है नाइट्रोजन किसकी खली में अधिक पाया जाता है। कुसुम है, मूंगफली है, सरसों है या कपास है? सबसे पहले बात कर लेते हैं कपास। कपास में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 6.4% पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सरसों की खली में कितनी पाई जाती है? तो 5.2% नाइट्रोजन सरसों की खली में पाई जाती है। मूंगफली की बात कर लेते हैं तो मूंगफली के अंदर 7.2% पाया जाता है। और कुसुम, यहाँ पे दिया है कुसुम, यानी कि बिना छिली हुई, 2 प्रकार की होती है, एक छिली हुई कुसुम होती है, एक बिना छिली हुई। तो यहाँ पे बिना छिली हुई जो कुसुम होती हैं इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा 4.9% पाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। अगर हम यही कह देते कि छिली हुई, ठीक है, अगर हम यही कह देते छिली हुई, तब कितनी हो जाती? तो कुसुम में छिली हुई जो होती है नाइट्रोजन, उसके अंदर 7.9% होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिना छिली हुई दिया है। तो सबसे ज़्यादा आप लोग देख ही पा रहे हैं कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जा रही है, यानी कि मूंगफली के अंदर पाई जा रही है 7.2%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में आता है। क्वेश्चन कह रहा है डीएपी का सूत्र होता है, आपको डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट का
सूत्र को बताना है, क्या सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, NH4 2HPO4। तो ये हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा हमारे डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि DAP का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, किसका हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल का हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन जो दिया है NH4H2PO4, ये हो जाएगा MAP म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी बिना गांठ बनाकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, एजोला या सभी, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि एजोला। एजोला जो होता है ये सहजीवी होता है और बिना गांठ बनाकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा सेकंड यानी कि एजोला के साथ। अब यहाँ पे एक चीज और, यानी कि यहाँ पे एक शब्द आया है कि यानी कि BGA क्या होता है, ये असहजीवी होता है। ठीक है, असहजीवी होता है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और राइजोबियम यहाँ है। ठीक है, ये क्या होता है, यानी कि दलहनी जो फसल होती है उसमें राइजोबियम का प्रयोग करते हैं, राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो एग्री कोचिंग बाय विकास सर के साथ बने रहिए, क्योंकि सिलेक्शन जो भी क्वेश्चन आते हैं सब इन्हीं वीडियो से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा की भौतिक दशा को कभी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, कभी बदला नहीं जा सकता, ये आपको बताना है, कभी बदला नहीं जा सकता कौन सी ऐसी भौतिक दशा है। तो मृदा संरचना, मृदा कणाकार, मृदा संरचना और मृदा जल। ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मृदा जो कणाकार है इसको कभी बदला नहीं जा सकता है, ये सेकंड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि भौतिक दशा की एकमात्र ऐसी दशा है जिसको हम कभी बदल नहीं सकते, वो है मृदा कणाकार। बाकी मृदा संरचना है, मृदा जल है, मृदा वायु है, इन सबको हम बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन मृदा कणाकार को कभी नहीं बदल सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, काफी इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एंडोमाइकोराइजा है। ठीक है, वैम है, एमेंटस है, बोलेटस है या फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। तो आप बताइएंगे कि एंडोमाइकोराइजा कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैम के साथ जाएंगे। जो लोग वैम के साथ जा रहे हैं वो बच्चे एकदम करेक्ट हैं, वो लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ठीक है, वैम क्या है, एक प्रकार का फफूद है। क्या है, एक प्रकार का फफूद है जो क्या करता है, फफूद प्लस जड़ के साथ सहजीवी का काम करता है, ये भी आप याद रखेंगे। वैम का पूरा नाम क्या होता है आपको याद होना चाहिए, वेसिकुलस अर्बोकुलर माइकोराइजा। ठीक है, वेसिकुलस अर्बोस्कुलर माइकोराइजा इसका वैज्ञानिक, ये इसका पूरा नाम होता है। और ये किसकी मात्रा को बढ़ाता है, वैम जो होता है ये फास्फोरस और जेडएन की मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक है, फास्फोरस और जेडएन की मात्रा को बढ़ा देता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से भी वैम क्या है ये भी पूछा जाता है कि फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, वेसिकुलस अर्बोस्कुलर और माइकोराइजा, ये इसका पूरा नाम होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर दोस्तों आप एग्री कोचिंग बाय विकास सर चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हर जगह कोई भी एग्जाम देंगे हर जगह ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा C4, ठीक है, यहाँ पे C4 है, C3 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे बताना है आपको C4 पादप कौन सा है, गेहूं है, जौ है, मक्का है या सभी है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 के थर्ड के साथ, यानी कि मक्का। जो लोग ऑप्शन नंबर 3 पे जा रहे हैं यानी कि मक्का के बारे में सोच रहे हैं वो एकदम करेक्ट है, यानी कि मक्का जो होता है वो होता है C4 प्लांट। इसके अलावा हम याद रखेंगे ज्वार को, ठीक है, ज्वार भी C4 प्लांट है, बाजरा भी C4 प्लांट है और गन्ना भी
C4 प्लांट है, और जितने भी घासें होती हैं ये भी C4 प्लांट्स होती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको यहीं से पूछा जाता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना ये सब C4 प्लांट होते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी हैं वो C3 प्लांट्स होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। आपको बताना है 1000 किलोग्राम, 907 किलोग्राम या 10,000 किलोग्राम या 10 किलोग्राम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दो शब्द आते हैं, एक आता है टन, टन यानी कि उसको TON के नाम से लिखा जाता है। ठीक है, एक लिखा रहता है टन, वो भी टन रहता है लेकिन स्पेलिंग थोड़ा चेंज रहती है, TONNE रहता है टन, इस प्रकार से। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। ठीक है, स्पेलिंग आप देख के ही आप लगाएंगे कौन सा करेक्ट होगा। तो जो टन इस प्रकार का लिखा रहता है, यहाँ पे जो इस प्रकार का टन लिखा रहता है उसमें होते हैं किलोग्राम, 907 किलोग्राम। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन के हम साथ चले जाएंगे। अगर इस प्रकार का टन दिया हुआ है तो इसमें हो जाएंगे कितने, 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम हो जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के बीच, अपने भाई बहन के पास, अपने यार दोस्त के पास, सभी के पास हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से पढ़ सकें और इसका लाभ ले सकें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व विटामिन B12 के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है विटामिन B12 के निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। कोबाल्ट होता है, सोडियम होता है, वेनेडियम होता है, सिलिकॉन होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि CO यानी कि कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है ये विटामिन B12 के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर यही हम पूछ लें यानी कि SI सिलिकॉन जो होता है ये हो जाएगा धान, गन्ना, मक्का। ठीक है, इन सब फसलों के लिए ये पोषक तत्व की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, किसकी, सिलिकॉन की। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाजवाब क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ड्राई फार्मिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग को शुष्क खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं ड्राई फार्मिंग में पूछा है वर्षा की मात्रा होती है, कितनी वर्षा होती है, 750 mm से कम, 750 mm से अधिक, 1150 mm से अधिक या 1150 mm से कम। तो ये आपको बताना है ड्राई फार्मिंग में कितनी वर्षा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, यानी कि 750 mm से कम वर्षा जो होती है उसको ड्राई फार्मिंग यानी कि शुष्क खेती कहते हैं। एक आता है यहाँ पर शब्द यानी कि ड्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, क्या आता है, ड्राई लैंड फार्मिंग। ये आपको बताना है कि इसमें वर्षा कितनी होती है। तो इसके अंदर जो वर्षा होती है यानी कि 750 से लेके 1150 mm जो वर्षा होगी, इसके बीच में अगर वर्षा हो रही है तो हमारी कौन सी वर्षा कहलाती है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ड्राई खाली फार्मिंग पूछा है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग 750 से 1150 mm के बीच में वर्षा होती है। एक आती है यहाँ पर, एक चीज़ और बता दे रहे हैं, एक आता है रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, रेन फेड फार्मिंग, इसमें वर्षा कितनी होती है इसको भी आपको याद होना चाहिए, यानी 1150 mm से अधिक जो वर्षा होगी वो रेन फेड फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे ड्राई फार्मिंग में वर्षा की मात्रा पूछा था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 750 mm से कम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 100 किलोग्राम DAP में कितने किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस होगा। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ों आपको बताना है, नाइट्रोजन बताना है, फास्फोरस बताना है। तो DAP जो होता है एक प्रकार का फास्फोरस युक्त उर्वरक होता है। ठीक है, एक फास्फोरस युक्त उर्वरक होता है। तो इसमें जानते हैं आप लोग कि फास्फोरस जब युक्त उर्वरक है तो इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा अधिक होगी। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, 46 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 46 किलोग्राम, 64 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 18 किलोग्राम या 64 किलोग्राम। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की पहले मात्रा बताना है। तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है DAP में 18। ठीक है, कितनी होती है, 18 होती है, और फास्फोरस की मात्रा होती है 46। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। ठीक है, 18 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा 46 किलोग्राम, ये होती है DAP में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा। ठीक है, फास्फोरस जो हमेशा होता है उसको P2O5 में ज्ञात किया जाता है और पोटास को K2O5। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, गेहूं की सिंचाई की कौन सी क्रांतिक अवस्था है। ठीक है, आपको बताना है गेहूं की क्रांतिक अवस्था सिंचाई की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं, क्रांतिक अवस्था क्या होती है, CRI अवस्था, टेस्लिंग है, पैगिंग है या फॉर्मेटिव अवस्था। इन चारों ऑप्शन के बारे में हम बताएंगे विस्तार पूर्वक कि कौन कौन से अवस्था किस
किस प्लांट के अंदर पाई जाती है? तो पहले बात करते हैं कि गेहूं में सिंचाई जो होती है क्रांतिक अवस्था CRI अवस्था होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। CRI अवस्था कितने दिन पर होती है? 21 दिन पर होती है, ये भी आप ध्यान देंगे। अगर नहीं तो 20 से लेके 25 दिन, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर ऑप्शन में 21 दिन दिया तो 21 यानी 21 एकदम करेक्ट आंसर होगा। बाकी 20 से लेकर 25 दिन की अवस्था जो होती है हमारी CRI अवस्था कहलाती है, क्राउन रूट इरिगेशन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद टेसलिंग की बात करेंगे। टेसलिंग किस में होता है ये आप लोग बताइए कमेंट में। तो टेसलिंग हो जाएगा मक्का में, ठीक है, मक्का में टेसलिंग होता है। पैगिंग किस में होता है? तो पैगिंग के बारे में आप लोग जानते हैं, मूंगफली की अवस्था जो होती है ये पैगिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग अवस्था ये हो जाएगी गन्ना में। इन चारों ऑप्शनों के बारे में आपको एकदम बेहतरीन से याद होना चाहिए, इसको रट डालिए। यहाँ पर अगर याद नहीं है तो एक बार दो बार वीडियो को पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट आप लोगों को याद हो जाएगा। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कहीं से भी एग्रोनॉमी का क्वेश्चन पूछे तो हमारे ही वीडियो से सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है? यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में पूछा है। कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है? MO मोलिब्डेनम, Fe आयरन, मैग्नीज या सेकंड और थर्ड दोनों सही हैं। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में पूछ रहा है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज के बारे में अगर पूछ रहा है तो MO हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगर यही पूछता नाइट्रेजिनेज पूछता तभी भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन चला जाता, ठीक है। अब क्या पूछता? नाइट्रेजिनेज, तभी भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाते। अगर यही पूछता नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेज, तब हम जाते Fe के साथ, ठीक है। तब किसके साथ जाते? नाइट्राइड रिडक्टेज अगर पूछता तो Fe के साथ। यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज पूछा तो MO हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बीजों के अंकुरण के समय सबसे पहला कौन सा भाग निकलता है? ठीक है, आपको बताना है जब बीज अंकुरण होता है तो उसमें सबसे पहले भाग कौन सा निकलता है? रेडिकल निकलता है, फ्लोमुकुल निकलता है, या दोनों निकलते हैं, या तना निकलता है? तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जब बीज अंकुरण होता है सबसे पहले कौन सा पार्ट उसका निकलता है? रेडिकल निकलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये जड़ वाला भाग है, ठीक है। यहाँ फ्लोमूल पूछा है तो फ्लोमूल क्या होता है? ये तना वाला भाग होता है, ठीक है। क्या होता है? तना वाला भाग होता है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडिकल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेब में लिटिल लीफ रोग होता है, ठीक है। जितने भी लिटिल लीफ रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं? वो होते हैं ZN की कमी के कारण, ठीक है, ZN की कमी के कारण। जितने भी लिटिल लीफ होते हैं किसकी कमी के कारण? ZN की कमी के कारण। लेकिन यहाँ पे पूछा है सेब में लिटिल लीफ जो होता है ये एक प्रकार का अपवाद है, ठीक है। क्या है? एक अपवाद होता है, इसको आप अपवाद मान लीजिए, अपवाद। ये होगा दूसरे की कमी के कारण, ठीक है। वो किसके कारण हो जाएगा? तो सेब में जो लिटिल लीफ होता है वो हो जाएगा MN की कमी के कारण, ठीक है। यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी लिटिल लीफ होते हैं ZN की कमी के कारण, सेब में लिटिल लीफ MN की कमी के कारण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आया है, ठीक है। AFO, IBPS, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, सब एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे केसीय जल, आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्वाकर्षण जल या सभी, इन चारों में से बताइए कौन सा जो जल है वो सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आर्द्रताग्राही जो जल होता है ये सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को उपलब्ध होता है, ये आप याद रखेंगे। केसीय जल जो होता है ये पौधों को प्राप्त होता है, ठीक है। पौधे सबसे ज़्यादा जो जल प्राप्त करते हैं वो केसीय जल प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर पौधों को जल प्राप्त होने वाला कौन सा जल प्राप्त होता है? केसीय जल प्राप्त होता है। बाकी भूमि जल स्तर को बढ़ाने वाला, ठीक है, भूमि जल स्तर को बढ़ाने वाला कौन सा जल होता है? तो गुरुत्वाकर्षण जल हो जाएगा। स्तर को बढ़ाने वाला ये होता है गुरुत्वाकर्षण जल। अब एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, केसीय जल जो होता है ये तरल जल होता है, ठीक है, ये तरल जल होता है। आर्द्रताग्राही जल जो होता है ये वाष्प जल होता है, ठीक है, वाष्प जल होता है। जो वाष्प जल होता है वही सूक्ष्म जीव को उपलब्ध होता है। बाकी गुरुत्वाकर्षण जल जो होता है ये भी तरल जल होता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कौन सा अधातु पोषक तत्व, ठीक है। यहाँ पे अधातु पोषक तत्व बताना है कौन सा हो जाएगा? बोरान है, नाइट्रोजन है, या फास्फोरस है, या सभी? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आधातु पोषक तत्व कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे करेक्ट, यानी कि सभी। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, सल्फर भी होता है, क्लोरीन भी होता है, बोरान भी होता है और मोलिब्डेनम भी होता है। ये जितने भी पोषक तत्व होते हैं ये आधातु पोषक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अधिक वर्षा या जलमग्न वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आप लोगों को पीछे वीडियो में बता चुके हैं कि जो अधिक वर्षा वाले और जलमग्न वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है या भूमि में जल भरा रहता है तो भूमि कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पीपीएम की इकाई होती है मेगाग्राम प्रति लीटर या मिलीग्राम प्रति लीटर या ग्राम लीटर या कोई नहीं। यहाँ पे मेगा ग्राम रहेगा। ठीक है, तो ये यम कैपिटल रहता है, इसमें यम कैपिटल रहता है और इसमें मिलीग्राम में यम स्मॉल रहेगा। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसमें पूछा है पीपीएम की इकाई होती है, तो पीपीएम की इकाई आप लोगों को मालूम है, पीपीएम की इकाई क्या हो जाएगी, तो ये आपको याद होना चाहिए, स्मॉल यम मिलीग्राम लीटर, यानी कि सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल एम जी रहेगा, इसको मेगा ग्राम प्रति लीटर बोला जाता, तो ये हमारा नहीं होगा। तो पीपीएम का पूरा नाम क्या, फुल नेम क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। ये भी आपको याद होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है खरपतवार मुख्यतः होते हैं C3 प्लांट, कैंप प्लांट या C4 प्लांट या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता चुके हैं जितने भी खरपतवार होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं, वो होते हैं C4 प्लांट होते हैं। ठीक है, C4 प्लांट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फसल की बात करें, फसल में C4 प्लांट आप याद रखेंगे, मक्का याद रख लेंगे, ज्वार याद रखेंगे, बाजरा याद रखेंगे और गन्ना याद रखेंगे। ये जितने भी फसलों में ये सब कितने हैं, C4 प्लांट्स होते हैं। और गेहूं वगैरह जितने होते हैं C3 प्लांट्स होते हैं। कैंप प्लांट में आप याद रखेंगे सीसेर होता है, क्या होता है, सीसेर होता है। और क्या हो जाएगा, पाइन एप्पल। ठीक है, पाइन एप्पल ये पूछता है पाइन एप्पल क्या है, C4 है या C3 प्लांट्स है, तो ये कैंप प्लांट्स होता है। ठीक है, पाइन एप्पल, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मृदा का भू परिष्करण करने से मृदा के स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्थूल घनत्व मतलब बीडी पूछ रहा है, बल्क डेंसिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके भू परिष्करण करने पर अगर लगातार हम भू परिष्करण कर रहे हैं मृदा में, तो उसके स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये घटता है, बढ़ता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या पहले बढ़ती है फिर बाद में घट जाती है। तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें घटता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ये घट जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैम कौन से पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ा देता है, फास्फोरस, Zn या पोटास या सोडियम। इन चारों में से बताइए वैम किसके पोषक तत्व की उपलब्धता को बढ़ा देता है। तो ये जो वैम होता है ये मुख्य रूप से फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाता है। ठीक है, ए के साथ जाएंगे, और Zn को भी बढ़ाता है, लेकिन Zn से अधिक फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा देता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का आचालक होता है। ठीक है, क्या होता है, आचालक होता है, ये आप याद रखेंगे। इसका वैम का पूरा नाम होता है वेसिकुलर आर्बोकुलर माइकोराइजा, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्का में नर पुष्प को अलग करना क्या कहलाता है। काफी इजी क्वेश्चन है। डी सकलिंग कहलाता है, या डी टेसलिंग कहलाता है, या डी हुलिंग कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से बताइए मक्के में नर पुष्प को हटाना क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि डी टेसलिंग कहलाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी सकलिंग किस में करते हैं, ये तंबाकू में करते हैं। ठीक है, ये किस में करते हैं, तंबाकू में किया जाता है डी सकलिंग। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। डी सकलिंग यानी कि जो तंबाकू की कटाई से पहले ये क्रिया की जाती है, डी सकलिंग, ये आपको याद है। डी हुलिंग क्या होता है, ये धान में किया जाता है। ठीक है, किस में किया करते हैं, डी हुलिंग धान में करते हैं। धान में जैसे ये धान होता है, धान के ऊपर एक छिलका होता है, छिलका को हटा देते हैं तो उसके नीचे चावल होता है। ठीक है, चावल होता है, अगर उसके ऊपर छिलका होता है उसको हम धान कहते हैं। तो धान के छिलके को हटाना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है डी हुलिंग कहलाता है। धान के छिलके को हटाना डी हुलिंग कहलाता है।
छिलका हटा देंगे तो चावल बन जाएगा, ठीक है, उसी को कहते हैं डीहलिंग। ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी करवाए हैं हर एग्जामों में कहीं ना कहीं आपको इन क्वेश्चनों से मुलाकात जरूर होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ऊर्जा के संग्रहण, ठीक है, ऊर्जा के संग्रहण और स्थानांतरण में कौन सा पोषक तत्व करता है, ठीक है, आपको बताना है ऊर्जा का संग्रहण और स्थानांतरण कौन सा पोषक तत्व करता है। आपको बताना है पोटास है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है या Zn है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फास्फोरस, ठीक है, सबसे ज़्यादा। वैसे तो 3 पोषक तत्व मुख्य रूप से काम करते हैं इसमें, नाइट्रोजन करता है, फास्फोरस और सल्फर, लेकिन जो मेन है वो फास्फोरस माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये अधिक संग्रहण और स्थानांतरण करता है फास्फोरस। तो इसमें नाइट्रोजन भी दिया है लेकिन इससे कम करता है, और ऑप्शन में अगर फास्फोरस दिया तो फास्फोरस पे आप जाएंगे, अगर फास्फोरस नहीं दिया तो नाइट्रोजन पे और सल्फर पे जाएंगे। तो ये आप सोच समझकर इसका आंसर देंगे। और पौधे की इसको मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है, पौधों की मुद्रा भी कहते हैं इसको, पौधे की मुद्रा कहा जाता है इन पोषक तत्वों को, ठीक है। ये क्या करते हैं, एटीपी और एडीपी, ठीक है, ये निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है, एटीपी और एडीपी निर्माण में सहायक होते हैं फास्फोरस, ठीक है। आज आप लोगों ने 25 क्वेश्चन किए, आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए आप लोग बताएंगे कमेंट कर, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक, शेयर और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई, और इसी प्रकार हम रोज़ाना क्वेश्चनों को लेकर आते रहते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। हमारे इस वीडियो में बिना किसी टाइम पास के सब क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाता है, और इसमें कोई टाइम पास नहीं किया जाता है, और अच्छी प्रकार से क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जामों में आते हैं। जितने भी लोग वीडियो देखें सभी लोगों को धन्यवाद।